बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बर्ट्रैंड रसेल के एक ऐसे ऑन यूथफुल सिनिसिज्म पे बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि सिनिसिज्म क्या होता है और यूथफुल सिनिसिज्म क्या होता है। सिनिसिज्म का मतलब है डिसट्रस्टफुल एटीट्यूड, यानी कि डाउट वाला रवैया, हर चीज़ को शक की निगाह से देखना। यूथफुल यानी कि जवानों का, नौजवानों में जो ये रवैया बन रहा है, हर चीज़ को शक की निगाह से देखना, हर चीज़ में मनफी सोच को अपनाना, इस बारे में उन्होंने बात की है। रसेल एक बहुत अजीम लॉजिशियन है, मैथमेटिशियन है और सोशल ऑब्जर्वर भी हैं। ठीक है, उनकी बड़ी गहरी निगाह थी किस चीज़ पर कि वो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को पहले वो देखते थे, बड़ी उनकी गहरी निगाह थी, वो देख भी लेते थे, फिर वो उनके सॉल्यूशंस पर भी बात करते थे। इनका जो ऐसे है ऑन यूथफुल सिनिसिज्म, इसमें इन्होंने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है सिनिसिज्म की कॉजेज़ को, कि यूरोप में सिनिसिज्म यानी कि ये जो शक वाला जो रवैया है जवानों का, ये क्यों बढ़ता जा रहा है और ईस्टर्न यूथ में ये क्यों नहीं पाया जाता, इसको भी उन्होंने कंपेयर किया। ख़ास तौर पर उन्होंने ये देखा है कि जो इंटेलिजेंट यूथ है, ठीक है, जिनको ज़रा अकल है, यूरोप में जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो इंटेलिजेंट यूथ है, वो क्यों हर गुज़रते दिन के साथ ज़्यादा सिनिकल होते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने डिस्कस की है और उन्होंने इस सिचुएशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस चीज़ को डिस्कस किया। अब इसको देख लेते हैं आगे कैसे उन्होंने डिस्कस किया। वो ये कहते हैं कि जो यंग लोग हैं रशिया में, वो सिनिकल नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी को वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, मैं आपको स्टार्ट में ये बता दूँ, रसेल की सारी बात का लुबे-लुबाब ये बनता है कि जो इकनॉमिक रेस्टलेसनेस है कि एक इंसान को प्रॉपर जो है रोज़गार मुयस्सर ना होना, ये इस चीज़ की वजह है। तो वो जो भी बात करेंगे कहीं ना कहीं उसी पहलू में करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि रशिया में कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी है, कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी में हर किसी को इक्वली नवाजा जाता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर इतना जो है आप कह लें फाइनेंशियली इतना रेस्टलेस कंडीशन नहीं है। तो वो ये कहते हैं कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी की वजह से रशिया में लोग ज़्यादा सिनिकल नहीं है, ज़्यादा शकूक व शुबात में, ज़्यादा नेगेटिव रवैये में नहीं पड़ते। उनका ये जो कंट्री है वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। ठीक है, उनके पास कुदरती ज़खायर इतने हैं कि वो उनको इस्तेमाल में ला के कुछ ना कुछ काम वाम कर सकते हैं और उनको अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंस के साथ यूटिलाइज़ किया जाए तो वो उसके लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। ठीक है, तो इस यूथ ने अपना एक कैरियर उनके सामने है और इसलिए वो जो है अपने आप को किसी काबिल समझते हैं। तो रशिया की जो यूथ है वो अपने पैशन से, बिलीफ से भरी हुई है और वो आगे चलने की सोच रखती है और उनके पास आगे के रास्ते भी हैं, तो इसलिए वो सिनिकल नहीं है। एशिया और इंडिया की अगर हम यूथ की बात करें इंग्लैंड या अमेरिका से कंपेयर करके, तो इंडिया और एशिया की जो यूथ है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि वो उनके मुताबिक वो मोहम्मडनिज़म और हिंदुइज़म पे बिलीव रखते हैं। जो इंडियंस हैं उनके पास हिंदू मज़हब है और उनको लगता है कि हमारा मज़हब बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो सेटिस्फाइड रहते हैं। और जो बाकी एशिया यानी कि पाकिस्तान के लोगों की बात कर लो तो उनके पास इस्लाम है, जिसको इसने यहाँ पर मोहम्मडनिज़म टर्म के तौर पर यूज़ किया है। तो इसलिए वो सेटिस्फाइड रहते हैं, वो बिलीव रखते हैं कि उनका जो रिलीजन है वो ट्रू है। ठीक है, वो अभी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, दे आर डेवलपिंग नेटिव और इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसका जो इफ़ेक्ट है अभी उनकी लाइफ में आ रहा है, यानी कि वो इतने ग्रोन अप नहीं है अभी। उनकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियलिज़म की वजह से उसका इंडस्ट्रीज़ का इफ़ेक्ट अभी आ रहा है। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं, उनको अपना फ्यूचर आगे सिक्योर नज़र आता है। तो इन दिस वे द एंग्लो इंडियंस सेव द इंटेलिजेंट यूथ ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्लाइट ऑफ सिनिसिज्म। इसी वजह से उनको अभी शक की बीमारी नहीं लगी है। देखो, ये शक का मतलब है कि हर चीज़ को नेगेटिव सेंस में देखना, हर चीज़ में मनफी रवैया रखना, डिसट्रस्टफुल एटीट्यूड रखना। ठीक है, ये शक कोई वो मियाँ बीवी वाला शक नहीं है। ठीक है, अब आगे वो बात करता है चाइना में हेट है इंग्लैंड को लेके, क्योंकि ये स्मॉल रहा है, ठीक है, इंडिया से, लेकिन इंग्लैंड इस पे कभी कनकर नहीं कर सका, इसलिए इंडिया की निस्बत ज़रा कम ही इनके अंदर हेट पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। चाइनीज़ यूथ में पैट्रियोटिज़म है, वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं और फिर उनके साथ साथ उनके अंदर एंथुसियाज़म है, उनके अंदर लगन है आगे बढ़ने की। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वेस्ट की स्टडी की है। ऑक्सीडेंटलिज़म का मतलब होता है ईस्ट में रहकर वेस्ट की स्टडी करना।
तो उन्होंने मगरबी ममालिक की जो स्टडी की हुई है वो उसी हिसाब से उनको भी लेके और अपनी चीज़ों को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से उनके अंदर क्या है कि वो इनलाइटेड रहना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, प्रॉस्परस हैं, और उनके पास काम भी है आगे कि उन्होंने काम करना है जिसके उनको रिजल्ट्स मिलेंगे। कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड हैं चाइना के जो लोग हैं, ठीक है। उनके पास जो आइडियल्स हैं वो 19th सेंचुरी वाले ही हैं, वो पुराने आइडियल्स को ही लेके चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उनके वहाँ पे आउटडेट नहीं हुआ। उसके कहने का मतलब है जो चीज़ें हम करके छोड़ चुके हैं, इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के लोग, वो चीज़ें चाइना में अभी आउटडेटेड नहीं हुई हैं, तो वहाँ पर वही चीज़ें चल रही हैं। चाइना में वो कहता है कि एक टाइम पर सिनेसिज्म आया था, लेकिन वो भी सिर्फ इम्पीरियल अथॉरिटीज़ में आया था, ठीक है। और फिर 9/11 के बाद, लेकिन फिर बाद में उसने अपनी जगह नहीं बनाई मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स के जहन में, इसलिए वो वहीं पर ही रहकर ख़त्म हो गया। तो वो ये कह रहा है कि जो चाइना के लोग हैं वो भी इतने ज़्यादा सिनेसिज्म में नहीं पड़े हुए। अब अगर हम आ जाते हैं सोफिस्टिकेटेड यूथ जो है वेस्ट की, मगरबी ममालिक की अगर हम यूथ की बात करें, तो all this order passion seems a trifle basic crude। तो अगर हम सोफिस्टिकेटेड यूथ की बात करें जो वेस्ट में है, उनको ये जो सारे हमने पिछले बिलीव्स देखे हैं, चाइना के हो गए, ठीक है, एशिया के हो गए, इंडिया के हो गए, रशिया के हो गए, ये उनको जो है ना फजूल से लगते हैं। He is firmly persuaded that having studied everything impartially, he has seen through everything and found that there is nothing left remarkable beneath the visiting moon। अब जो यूरोप का जो नौजवान है, मॉडर्न नौजवान है, वो क्या सोचता है कि मैंने हर चीज़ को स्टडी कर ली है और मैंने हर चीज़ पा ली है, अब मेरे पास यहाँ पर समझने के लिए कुछ नहीं रह गया, बस ये है कि अब मैं चांद पर पहुँच जाऊँ। तो there are of course plenty of reasons for this in the teachings of the old. If the Occidental youth of the present day react only by cynicism, there must be some special reason for this some circumstance। अगर यूरोप का जो नौजवान है वो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, उसमें सिनिसिज्म बढ़ता जा रहा है, तो इसकी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रही होगी कि ये इस तरह से रिएक्ट कर रहा है और ये इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। यूरोपियन यूथ जो है वो ये बिलीव करने के काबिल ही नहीं है जो उनको बताया जाता है, ठीक है। बट दे ऑल्सो सीम टू अनएबल टू बिलीव एनीथिंग एल्स, यानी कि वो किसी भी चीज़ पर जो उनको बताया जा रहा है उस पर तो वो बिलीव करते ही नहीं है, उसके अलावा भी किसी भी चीज़ पर वो बिलीव नहीं करते। ये उनके मामलात में हमें चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आने लग गई है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हम देख सकते हैं कि रिलीजन में, कंट्री में, प्रोग्रेस में, ब्यूटी में, ट्रूथ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नौजवानों की निगाह में गलत हैं, जिसकी वजह से वो उन पे बिलीव नहीं करते। सबसे पहले वो स्टडी करता है रिलीजन को कि रिलीजन में ऐसा क्या है जिस पर यूरोपियन यूथ का इतना यकीन नहीं है, या उसने उसको मानने से इनकार कर दिया है, या वो अपने आप में सिनिकल हो गया है। तो ट्रबल यहाँ पर ये है कि दो चीज़ें हैं रिलीजन के मैटर में। अगर हम इंटेलेक्चुअल भी देख सकते हो इसको और सोशली भी देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं रिलीजन में जिसने जो यूथ है यूरोप की उसको रिलीजन से मुतनफ़िर कर दिया है और वो उसको लेके अपनी सिनिकल थॉट में चला गया है। इंटेलेक्चुअल रीजंस अगर हम देखें तो भी ये है कि कुछ लोगों के अभी भी बिलीव्स वैसे ही हैं जैसे कि पहले सेंट्स वगैरह के हुआ करते थे, वो बड़े फर्म रहा करते थे अपने रिलीजन पे और रिलीजियस एक्टिविटीज़ पर। लेकिन क्या हुआ है कि मॉडर्न बंदे के लिए गॉड क्या बन गया, एक एम्बिगुअस चीज़ बन गया है, एक ऐसी चीज़ जो मुबहम सी है, जिसकी उनको समझ नहीं आती। उनको बस ये समझ आती है कि खुदा जो है वो सिर्फ एक लाइफ फोर्स है, ये ऐसी पावर है जो बस ज़िंदगी देता है, इससे ज़्यादा उनके लिए खुदा कुछ रह नहीं गया, वो उसको समझते कुछ नहीं है, ठीक है। जो बिलीवर्स हैं, बिलीव करने वाले भी हैं यूथ में, वो मच मोर उस चीज़ के इफ़ेक्ट जो हैं दुनिया में देखते हैं, रिलीजन पर अमल करने के जो इफ़ेक्ट हमें दुनिया में मिल रहे हैं उनको उस चीज़ से कंसर्न है। वो जिस चीज़ पर, जिस वर्ल्ड पर प्रोफेस करते हैं कि वो बिलीव करते हैं आफ्टर लाइफ पर, उनको उस चीज़ से कंसर्न नहीं है। वो ये देख रहे हैं रिलीजन पर अमल करके आज हमें क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो रहा है, वो इस चीज़ के तराजू में अपने रिलीजन को तोड़ने लग गए हैं, ठीक है। वो इस चीज़ को लेके भी श्योर नहीं है कि ये जो दुनिया है या उनको खुद को खुदा की ग्लोरी के लिए बनाया गया है, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि खुदा जो है वो सिर्फ उनकी ज़रूरियात पर पूरा करने के लिए बना दिया गया है। और खुदा को अगर वो मानते हैं तो वो अपनी अर्थली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स या क्या चीज़ें फेस कर सकते हैं वो सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देते हैं, यानी कि आफ्टर लाइफ पे उनका ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो फेथ है उसमें भी सस्पिशंस आ गए हैं,
ठीक है। वो ये उनको ये लगता है कि खुदा जो है ना वो भी सब्त की तरह है। अब ये सब्त क्या है, कुरान में भी इसका जिक्र है। ये ज्यूज़ के लिए ये सैटरडे है और क्रिश्चियंस के लिए ये संडे है, जिसमें वो जाकर इबादत भी करते हैं। ठीक है, एक दिन इनका फ़िक्स होता है, तो उनके हिसाब से जिस तरह एक दिन बस हो गया उसमें जाकर इबादत कर ली एंड दैट्स इट। सो खुदा का भी यही रोल होना चाहिए, बाकी वो पूरी आपकी लाइफ के ऊपर जो है ना उसका अमल दखल नहीं होना चाहिए। बस एक दिन या एक टाइम के लिए एक चीज़ ठीक है, बाकी अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलें। फिर वो रसल कहता है कि सोशियोलॉजिकल रीजंस भी हैं जिसकी वजह से लोग चर्चिज़ को एक्सेप्ट नहीं करते मॉडर्न आइडियलिज़म में क्योंकि इतनी ज़्यादा चर्च में भी और क्या कहते हैं रिलीजन में भी करप्शन आ गई है कि वो लोगों को फैसिनेट नहीं करता। इसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें ऐसे ऑप्रेसिव एथिक्स लोगों को लगता है कि जुड़े हुए हैं जो कि हमें दुनियावी प्लेजर से मना करते हैं, दुनियावी जो ख्वाहिशात हम अपनी पूरा करना चाहते हैं जो कि बेज़रर सी होती हैं, रिलीजन हमें उस चीज़ से भी मना कर देता है। भाई ये तो हमारा दम घोट रहा है, तो इसलिए उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और उनको लगता है कि ये इसमें जो भी अगर हदूदें बनाई हुई हैं कि एक चीज़ अगर गलत हो गई है तो अब उसकी सज़ा होगी, तो उनको लगता है कि तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया, तो इसलिए भी वो रिलीजन से ख़ुद को कनेक्ट नहीं कर पाते। अब कंट्री के हवाले से क्यों वो पुराने बिलीव्स को लेके नहीं चल रहे या उनके अंदर शकूक व शुबहात वाली कैफियत आ गई है, उसको हम देख लेते हैं। वो कहता है कि पैट्रियोटिज़म जो है बहुत वक़्त तक और बहुत सारी जगहों पे एक पैशनेट बिलीफ रहा है जो कि सब ज़हनों को एग्री वाली कंडीशन पे ले आता है, यानी कि जिसको सब लोग मान लेते हैं। इंग्लैंड में भी ये रहा है, पैट्रियोटिज़म बड़ा क्लियर रहा है, लोग इस पे बहुत ज़्यादा फर्म थे और इसकी बेस पे अपनी चीज़ें किया करते थे, जैसे कि शेक्सपियर के टाइम में इंग्लैंड में, इसी तरह फिच के टाइम में जर्मनी में, इसी तरह जो है ना मिज़ाइनी के टाइम में इटली में, पोलैंड में, चाइना में, और इस तरह ना हर कंट्री में एक टाइम में जो है अपना पैट्रियोटिज़म बड़ा अरूज पे रहा है। और वेस्टर्न नेशंस में ये अभी भी पावरफुल है, ये कंट्रोल करता है पॉलिटिक्स को, पब्लिक को, ठीक है, बाकी मिलिट्री प्रिपरेशंस को और बाकी चीज़ों को। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट यूथ है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। वो ये कहते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी सोच या बहुत अच्छा आइडियल नहीं है। उनको ये ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ऑप्रेस्ड नेशंस के लिए होता है, जो नेशंस दबी हुई होती हैं ना, तो उस वक़्त उनके अंदर बड़ा हुब्बुल वतनी आ जाती है और जब वो आज़ाद हो जाती हैं तो फिर ये सारी चीज़ें उनके अंदर से ख़त्म हो जाती हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो हुब्बुल वतनी है या पैट्रियोटिज़म ये कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, कंट्री के हवाले से जो भी चीज़ें हैं ये कोई इतनी आइडियल्स नहीं है और इसको हम नहीं मानते या इसके हिसाब से हम नहीं चलते। प्रोग्रेस को लेकर उनके माइंड में पिछले बिलीफ्स जो चलते आ रहे हैं उनको लेके क्यों शकूक व शुबहात हैं, वो उस तरह से क्यों नहीं चल रहे, उसको देख लेते हैं। वो ये कहता है कि ये जो प्रोग्रेस है ये 19th सेंचुरी का आइडियल है, लेकिन यूथ को ये भी इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लगता क्योंकि मेजरेबल प्रोग्रेस इज़ नेसेसरी इन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में तो प्रोग्रेस नेसेसरी है, जैसे कि उनके पास कितनी मोटर कार हैं या उन्होंने कितनी पीनट्स खा ली हैं, यानी कि वो फजूल चीज़ों में ना अपने प्रोग्रेस को देख रहे होते हैं। लेकिन जिस चीज़ में प्रोग्रेस देखनी होती है वो उस तरफ उन जाते नहीं हैं। जो सच में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मेजर होती नहीं हैं। आपको कितनी अकल आ गई है, आप अपने मामलात को कितनी अच्छी तरह से लेके चलने लग गए हैं, आप पिछली गलतियों से कितना सीख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कितने सक्सेसफुल हैं, ये चीज़ें मेजर हो नहीं सकती हैं। इसलिए ये कोई उनको समझ में नहीं आता है कि प्रोग्रेस इस तरह की क्या होती है, तो वो इस तरफ आते ही नहीं है, ये उनको सिली चीज़ें लगती हैं। और इसके अलावा अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, वो कहता है कि मॉडर्न इन्वेंशंस को अगर हम प्रोग्रेस समझें तो इन्होंने लोगों को सिली बना दिया है। मतलब अब जैसे कि रेडियो हो गया, टॉकीज़ हो गए, पॉइजन गैसेस वगैरह, ये ऐसी इन्वेंशंस हैं जिन्होंने बस लोगों का टाइम ख़राब किया या उनको सिली बना दिया। एक टाइम था जब शेक्सपियर ये कहा करता था कि किसी भी एज की जो एक्सीलेंस है वो उसकी पोइट्री के साथ देखी जाए, लेकिन अब ये बात आउटडेटेड हो गई है। तो ये किसी भी ज़माने की पोइट्री वगैरह को देख के आप नहीं देख सकते कि वो ज़माना या वहाँ के लोग किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। तो इसलिए प्रोग्रेस का कोई एक म्यार ही नहीं है यूथ के पास, इसलिए वो इसको लेके इतने ज़्यादा अच्छे बिलीव्स नहीं रखते। ब्यूटी के हवाले से क्यों उनकी सोचें तब्दील हो गई हैं या वो क्यों शकूक व शुबहात का शिकार हो गए हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि वो ये कहता है कि ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आउट फैशन लगती है, ओल्ड फैशन लगती है, ऐसी चीज़ जिसके बारे में अब बात करना अजीब ही लगता है। क्यों? एक पहले टाइम में ब्यूटी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, लेकिन आज की जो यूथ है वो ब्यूटी नहीं, वो पता नहीं क्या क्या ही और देख रही होती है। एक मॉडर्न पेंटर मिसाल के तौर पर
वो एंग्री हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा अगर आप उसको कहो कि वो ब्यूटी की तलाश में है। वो ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं आजकल के, वो किसी ना किसी तरह के वायलेंस से, किसी ना किसी तरह के पेन से इंस्पायर होकर अपने काम कर रहे होते हैं या बना रहे होते हैं। तो इसी तरह वो पेन ही अपने काम में दिखाना चाहते हैं, वो कोई पीसफुल सेटिस्फेक्शन नहीं लोगों को देना चाहते। अगर आप उनको कहोगे कि ब्यूटी पे बात करो, ब्यूटी पे लिखो ये वो, तो वो नाराज़ हो जाएंगे और उनको लगेगा कि ये तो बड़ी गलत बात है ना। तो यानी कि ये जो मॉडर्न यूथ है, इसका रुझान ब्यूटी को लेके तो है ही नहीं, किसी और ही चीज़ों पे है। वॉयलेंस से ये इम्प्रेस हो जाएंगे, उसको लगाएंगे। पहले के ज़माने में ब्यूटी को, फीमेल की ब्यूटी को, ठीक है, सीनरीज़ की ब्यूटी को, आसपास के मंजर चरागा वगैरह उसको कैप्चर किया जाता था। लेकिन आजकल की जो यूथ है उसके मुताबिक वो ऐसी है कि वो किसी भी वॉयलेंस से इंस्पायर होकर उसको बना देगी, इसी तरह की स्टोरीज़ लिख देगी, इसी तरह की बातें कर देगी। तो इसलिए वो ब्यूटी को तो भूल ही गए हैं, या उनके लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। और इसके साथ साथ ये है कि मैनी काइंड ऑफ ब्यूटी जो है वो रिक्वायर करती है कि इंसान अपने आप को सीरियसली ले। अगर इंसान खुद को सीरियसली लेता है तो फिर उसका ब्यूटी पे ध्यान भी होता है, और वो ब्यूटी उसके लिए पॉसिबल भी होती है, जो कि आजकल के इंटेलिजेंट मॉडर्न्स के लिए इतना है ही नहीं कि वो कर सकें। वो अपने आप को जो है ना इतनी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं सकते। एक प्रोमिनेंट सिटीज़न जो है छोटे शहर में या छोटे स्टेट में, जिस तरह के एथेंस में, फ्लोरेंस में, पुराने टाइम का, ये बगैर प्रॉब्लम के अपने आप को इम्पोर्टेंट कर सकता था। उस वक़्त जो है अर्थ सेंटर थी यूनिवर्स का, और इंसान जो है वो पर्पस था क्रिएशन का। लोगों के बिलीफ ये थे कि इंसान ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपनी फीलिंग्स को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी चीज़ों को आगे रख के जब चलना, तो फिर ब्यूटी वगैरह ही नज़र आती है। लेकिन आजकल के जितने मसले मसाइल बनते गए हैं, तो इंसान जो है वो अपने आप को सेंटर में रख के या अपनी चीज़ों को सामने रख के नहीं सारा कुछ देख पाता। जो आजकल के हालात हैं, जो माहौल हैं, उसको देख के वही चीज़ें उसकी सोचों पे, उसके मामलात पे असरअंदाज होती हैं। ट्रुथ के हवाले से कैसे आजकल की यूथ सिनिसिज्म में पड़ गई है। रसल ये कहता है कि ट्रुथ एक सुपर ह्यूमन फोर्स रही है पास्ट में, और ये एक ऐसा फैक्ट था जो कि हर कोई जिसको एडमायर करता था, हर वक्त, हर टाइम। लेकिन अब अ होल होस्ट ऑफ एनिमीज हैव अराइजन टू स्ले ट्रूथ। प्रैग्मेटिज्म, बिहेवियरिज्म, साइकोलॉजिज्म, रिलेटिविटी, फिजिक्स। यानी कि वो कह रहा है कि पहले सच को कितनी इम्पोर्टेंस हासिल थी, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं कि उन्होंने वो सच को, प्रैक्टिकलिटी को, बिहेवियरिज्म को, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनको लेके उन्होंने इम्पोर्टेंस देना ही छोड़ दिया है। वो इनके दुश्मन से बन गए हैं। पुराने टाइम में ये बड़ा पॉसिबल था कि आप सच्चाई की वर्शिप करो, बल्कि द सिंसेरिटी ऑफ द वर्शिप वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। इंसान जो है वो सच की बेस पर अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया करते थे। लेकिन अब इस चीज़ को वर्शिप करना, या इस चीज़ को इतना मान लेना कि ये बिल्कुल इबादत की तरह आपके जहन में पक्का हो जाए कि ये सच है, वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैनली ट्रूथ हैं, इंसानों के बनाए हुए जो सच हैं वो तब्दील होते रहते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जिस पर साइंस की इतनी सारी चीज़ें खड़ी हुई हैं, लेकिन इसके बारे में एक बंदे ने कहा है कि ये कन्वीनियंट कन्वेंशन है मेजरमेंट्स का। यानी कि किसी भी चीज़ को नापने के लिए जो एक ईजी तरीन अकीदा या सोच उस बंदे को मिली, उसने उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दे दिया। ये इतनी सच्ची चीज़ नहीं है। वो ये कहता है कि इट इज़ नॉट ट्रूअर देन अदर व्यूज़ एनी मोर देन द मेट्रिक सिस्टम इज़ ट्रूअर देन द फीट और यार्ड्स। वो कह रहा है अगर किसी चीज़ को नापने के लिए फीट का सहारा, फीट एक मीटर होता है, ठीक है, यार्ड्स गज़ों में नापना, फुट में नापना, या मीट्रिक सिस्टम, इन चीज़ों में कोई तब्दीली है? जिस तरह ये एक दूसरे में, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, कोई सुपीरियरिटी नहीं है, इसी तरह लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये एक बंदे की बस अपनी सोचें हैं जो उसने लगा दी हैं। तो हम मॉडर्न सिनिसिज्म को रैशनलिस्टिक मैनर में देख रहे थे कि किस तरह उनकी अकल चीज़ों को ग्रिप नहीं करती, और वो उन चीज़ों को लेकर जो है ना ज़रा डाउट का शिकार रहते हैं और अपनी ही सोचें लेके बैठे रहते हैं। इसके इंटेलेक्चुअल कॉजेज़ भी होते हैं। बिलीव्स हाउएवर एज मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट नेवर वेरी ऑफ टेलिंग अस इज डिटरमिन्ड बाय रैशनल मोटिव्स एंड द सेम इज़ ट्रू ऑफ डिसबिलीव। दो स्केप्टिक्स ओवन ओवरलुक दिस फैक्ट। वो यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरह कोई भी बिलीव है, कोई भी किसी चीज़ पर आपका पक्का यकीन है, वो रैशनल मोटिव्स के बगैर मुमकिन नहीं है कि आप अकल के साथ किसी चीज़ को समझो, अपने इरादे रखो, उस चीज़ को समझो, तब तक आपका कोई बिलीफ नहीं बनता। इसी तरह डिसबिलीफ भी एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। चाहे शकूक व शुबात का शिकार लोग इस चीज़ को ओवरलुक कर दें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। द कॉजेज ऑफ एनी वाइड स्प्रेड स्केप्टिसिज्म इज़ लाइकली टू बी सोशियोलॉजिकल रादर देन इंटेलेक्चुअल। अब वो इस बात पे आ गया है
कि इसकी जो रीज़न है वो इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा सोशोलॉजिकल। अभी अपने पीछे कहा कि वो मज़हब पे क्यों नहीं बिलीव करते, वो ट्रुथ पे क्यों नहीं बिलीव करते, वो ब्यूटी पे क्यों नहीं बिलीव करते, क्योंकि गुजरते टाइम के साथ हर चीज़ में इतनी तब्दीली आ गई है, हर चीज़ ने इतना अपना रंग बदल लिया है कि उनको वो काबिल एतबार नहीं लगती। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि उनके इस सोच की तब्दीली की वजह इंटेलेक्चुअल से ज़्यादा सोशोलॉजिकल है। मेन रीज़न ये है कि उनके पास द मेन कॉज इज़ ऑलवेज कंफर्ट विदाउट पावर। उनके पास पावर है, कंफर्ट नहीं है, या कंफर्ट है और पावर नहीं है। पावर के जो होल्डर्स लोग हैं वो सिनिकल नहीं होते, क्योंकि वो उनकी जो भी आइडियाज़ होते हैं वो उनको दूसरों पर इन्फोर्स कर सकते हैं। इसी तरह वो ये कहता है कि अगर कोई बंदा ओप्रेस्ड किया गया, उस पर जुल्म किया गया, तो वो भी सिनिकल नहीं होता, क्योंकि उसमें हेट भरी होती है। और जो हेट है ये इतना स्ट्रॉन्ग पैशन है कि ये आपके बिलीव्स को पक्का कर देता है, आपको शकूक व शुबहात का शिकार, कंफ्यूज्ड इंसान नहीं बनाता। इसी तरह एजुकेशन हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, मास प्रोडक्शन, इंटेलेक्चुअल्स हैव हैड एवरीवेयर अ कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस अपॉन द मार्च ऑफ अफेयर्स। जो समझदार लोग हैं उनका अमल दखल एजुकेशन पर, डेमोक्रेसी पर, मास प्रोडक्शन पर, यह हर चीज़ पर रहा है। विच वाज बाय नो मीन्स डिमिनिश्ड इफ़ देयर हेड्स वर कट ऑफ। और ये चीज़ ख़त्म नहीं होती, अगर उनके सर भी काट दिए जाते तो भी इंटेलेक्चुअल्स का जो असर है चीज़ों पर वो हमेशा रहा है और वो रहेगा। तो जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अपने आप को इस सिचुएशन से बिल्कुल डिफरेंट समझते हैं। क्यों? इट इज़ बाय नो मीन्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू ऑब्टेन अ फैट जॉब एंड अ गुड इनकम प्रोवाइडेड ही इज़ विलिंग टू सेल हिज सर्विसेज टू द स्टूपिड रिच, ईदर अ प्रोपेगेंडिस्ट और अ कोर्ट जेस्टर। देखो, कमाने के लिए ना अब आजकल की यूथ को अपना जो भी हुनर है, अपना जो भी सर्विसेज हैं वो बेचनी पड़ती हैं। अब आगे ख़रीदने वाला अगर कोई स्टूपिड रिच हो या फिर कोई कोर्ट का मसखरा हो, उनको जब आगे बेचना पड़ता है वो चीज़ उनको इतना सेटिस्फाई नहीं करती है। उनके लिए मुश्किल नहीं है कि वो अपना इस तरह का रोज़गार बना लें जिसमें वो अपनी सर्विसेज को आगे अजीबो-गरीब तरह से बेचते रहें, लेकिन वो चीज़ उनको सेटिस्फाई नहीं करती। इतनी ज़्यादा जो प्रोडक्शन हुई है लोगों की, यानी कि आबादी इतनी बढ़ गई है, और एलिमेंट्री एजुकेशन की वजह से जो स्टुपिडिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जितनी कि पहले थी उससे ज़्यादा लोगों में स्टुपिडिटी आ गई है। ऊपर मौजूद लोग या जो काम लेने वाले लोग हैं वो स्टुपिड हैं, ठीक है। और इस चीज़ ने कहीं न कहीं जो भी उनको सर्विसेज बेचने वाले लोग हैं उनके अंदर एक रेस्टलेस कंडीशन पैदा कर दी है। मॉडर्न सॉलिड कंट्रीज़ अगर जो वेस्ट की हैं अगर हम उसमें देखें तो हेटेड की बहुत कम वजूहात हमें मिलती हैं जहाँ पर पैसे का या पावर का एक इक्वल हिसाब किताब होता है। इंटेलेक्चुअल्स का जो वर्क है वो ऑर्डर किया जाता है और वो पे किया जाता है, या तो उसे गवर्नमेंट खरीदती है या तो उसको रिच लोग खरीदते हैं। और वो जो वर्क है वो मतलब जो भी काम किसी आर्टिस्ट वगैरह से अगर करवाया जा रहा है, वो काम अगर उसको कोई हार्मफुल ना भी लगे, तो अगर उसको एब्सर्ड भी लगे, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज़ पे समझा लेता है कि यार ठीक है, मैंने ये करके पैसे कमाने हैं। जो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें एडमायरेबल वर्क डिज़ायर किया जाता है पावर की तरफ से, जैसे कि साइंस या पब्लिक आर्किटेक्चर वगैरह। यानी कि वो ये कह रहा है कि कुछ तो फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें इजीली आपको जॉब मिल जाती है, आपको काम मिल जाता है, आपको सामने अपना काम बेचना, चाहे आपके सामने कोई भी है, ठीक है, चाहे आपके सामने गवर्नमेंट है, चाहे आपके सामने कोई रिच बंदा है, आपकी फील्ड ऐसी है, आपको काम मिल गया, आप सेटिस्फाइड हो गए, आप अपने काम में लग गए। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी एजुकेशन जो है वो लिटरेरी रह चुकी है, अदब से रिलेटेड रह चुकी है, और उसकी आगे फील्ड में उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा, वो 22 साल का हो गया है, लेकिन उसकी जो स्किल्स हैं वो उसको कहीं पर भी लगा नहीं सकता, तो ये बात उसके लिए फिर तकलीफ़देह बन जाती है। वो ये कहते हैं कि जो साइंस के लोग हैं, जिन्होंने साइंस पढ़ी होती है, वो सिनिकल नहीं होते वेस्ट में भी, क्योंकि उनका जो ज़हन है वो उसको कहीं और लगा देते हैं, रिसर्चेज़ में और इस तरह के कामों वगैरह में, ठीक है। लेकिन वो इतने फॉर्चुनेट ज़रूर होते हैं कि उनकी जो फ़ील्ड है उसका काम आगे बिक जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अब जो अदीब हैं, ठीक है, अब जो शायर हैं, अब जो इस तरह से जो लोग हैं जिनकी फ़ील्ड का काम आगे बिकता नहीं है, फिर उनके पास खाली ज़हन शैतान का घर वाली बात है, तो फिर उनके पास कुछ और होता नहीं है, तो फिर वो अपने आप में ही नफ्सियाती उलझनों का शिकार होकर डाउटफुल हो जाते हैं। मॉडर्न सिनिसिज्म को सिर्फ आप प्रीचिंग से चेंज नहीं कर सकते कि आप सिर्फ बात करो और लोगों के सामने आइडियल्स रख दो, भाई ये कर लो, भाई वो कर लो। आपको क्या करना पड़ेगा, उनके ज़हनों में वो जो भी चीज़ें बैठी हुई हैं उनको निकाल के फिर उसको हल निकालना पड़ेगा। कोई ना कोई जो सुपरस्टिशंस उन्होंने अपने अंदर पाले हुए हैं उसको आपको निकालना पड़ेगा। क्योर किस तरह से आएगा कि वो लोग जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी थोड़ा काम करना पड़े कि वो ऐसा कैरियर अपनाएं जो कि उनको आगे लाइफ में फ़ायदा दे, उनकी क्रिएटिविटी को किसी ना किसी काम में लगाए।
ये लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को भी ये काम करना चाहिए कि जिस फील्ड में कोई बंदा जा रहा है, गवर्नमेंट को, सोसाइटी को, वो उस चीज़ के हवाले से उसके लिए कोई ना कोई कारोबार, कोई ना कोई रोज़गार तो मुहैया करे ना। ये स्ट्रेंज है कि एक बंदा जो है वो मेडिसिन को मेडिसिन को प्रैक्टिस नहीं कर सकता तब तक जब तक उसने ह्यूमन बॉडी को पूरी तरह से समझा नहीं है, लेकिन एक फाइनेंसर जो है उसको बगैर किसी नॉलेज के मल्टीफेरियस जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कर सकता है अपने बैंकिंग पे या कारोबारी मामलात पे। यानी कि वो ये कह रहा है कि आपने कुछ चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही बंदा थक जाए, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी आसान हैं कि वहाँ पर बग़ैर तजर्बे के भी आम लोग भी ऊपर जाके बैठ जाते हैं और फिर वो अपना भी नुकसान कर देते हैं और दूसरों का भी नुकसान कर देते हैं। तो रसल यहाँ पे ये कहता है कि पॉलिटिशियंस को भी ट्रेन होना चाहिए पॉलिटिक्स में दाखिल होने से पहले, कि जो भी रूलर्स थे दुनिया के वो पहले इतने स्टूपिड नहीं थे पास्ट के जितने अब होते जा रहे हैं। तो जब उनको आप ट्रेन करोगे ना तो वो उस तरह की पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे कि जो हमारी यूथ है उसका सही तरह से इस्तेमाल हो सके और उनके अंदर भी सिनिसिज्म वाली कैफियत आने की बजाय सेटिस्फेक्शन आ जाए। और दूसरों को भी जो मतलब यूथ है उसको भी चाहिए कि वो उस तरह के अपने फ़ील्ड को अपनाए या उस तरह के काम करे जो कि आगे उसको कहीं न कहीं से रोज़गार प्रोवाइड कर सके, क्योंकि उसकी कहने का जो नतीजा है वो ये निकलता है कि अगर आपके पास करने का कोई काम नहीं है या अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो फिर बैठे-बैठे आपने सिनिसिज़्म का ही शिकार होना है। मेन रीज़न ये है, इसको ओवरकम किया जा सकता है यूथफुल सिनिसिज़्म की। इसके अलावा जो रीज़न्स हैं कि आजकल की जो चीज़ें हैं वो इतनी तब्दील हो गई हैं, जिस तरह के ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स, रिलीजन में इतनी तब्दीली आ जाना, ठीक है, पैट्रियोटिज़्म, ये सारी एक ऐसी चीज़ें हैं वो जो कि फिर इंडिविजुअल की बेस पे वेरी कर सकती हैं कि हर बंदे की डिफरेंट सोच हो सकती है। किसी चीज़ के हवाले से वो सेटिस्फाई होता है, किसी चीज़ के हवाले से वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये जो इंटेलेक्चुअल रीज़न्स हैं ये तो एक बात की बात है, लेकिन जो सोशोलॉजिकल रीज़न है उसके मुताबिक वो ये है कि आप कम से कम रोज़गार के प्रॉपर जो ज़राए हैं वो उनको प्रोवाइड करें और नौजवान भी उस तरफ जाएँ कि वो कुछ ना कुछ कमा सकें और रूलर्स को आने से पहले ट्रेन किया जाए ताकि वो उस तरह की पॉलिसीज़ बना सकें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। तो ये था आज का लेक्चर यूथफुल सिनिसिज्म पर। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।